मम्मट के द्वारा रचित काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास के विषय में अपना व्याख्यान चल रहा है और तात्पर्य अर्थोपि के सूचित तात्पर्य अर्थ को भी अन्य विद्वान मानते हैं। इसकी व्याख्या हमने पूर्व वाले व्याख्यान में की थी और अब उसी संदर्भ में कि जो अर्थ होते हैं वो तीन प्रकार के शब्दों से निकलते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। लेकिन यहाँ पर ये 8वें नंबर का जो सूत्र है मम्मट का, वो देखिए क्या कहता है। सर्वेषां प्रायसो अर्थानां व्यंजकत्वम् ईष्यते। सर्वेषां प्रायसो अर्थानां, प्रायः जितने भी अर्थ हैं, अर्थात मम्मट ने तीन अर्थों की बात की थी। वाच्यादय तदर्थासु, तीन शब्द होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, और वाच्य आदि उनके तीन अर्थ होते हैं, अर्थात वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। सर्वेषां प्रायसो अर्थानां, तो ये जितने भी तीनों अर्थ हैं, अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, व्यंजकत्वम् ईष्यते, तीनों की ही व्यंजकता होती है। अर्थात वाच्य की भी व्यंजकता होती है, लक्ष्य की भी व्यंजकता होती है और व्यंग्य की भी व्यंजकता होती है। तो इसको तीन उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर मम्मट ने हमको समझाया है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक युवती अपनी माता से इस प्रकार बात कर रही है। मात ग्रहोपकरणम अथ खलु नास्ति साधितम त्वया तद्भण किम करणीयमेवमेव न वासरः स्थायी। हे माता, गृह उपकरणम अथ खलु नास्ति साधितम त्वया, घर में भोजन पकाने के लिए आज कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं है, ऐसा साधितम त्वया, आपने मुझे बताया था, आपके द्वारा मुझे इस प्रकार के लिए बताया था। तद्भण, तो बताइए, किम करणीयम, क्या करना चाहिए, एवमेव, इस प्रकार से, न वासरः स्थायी, सूर्यदेव तो स्थायी नहीं है। ये सीधा सीधा वाच्यार्थ है। एक माता और उसकी पुत्री के बीच की वार्ता है। तो माता कहती है, पुत्री कहती है अपनी माता से कि हे माता, आपने मुझे ये बताया था कि आज घर में भोजन बनाने का कोई उपकरण नहीं है, खाद्य सामग्री नहीं है, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि न वासरः स्थायी, सूर्यदेव तो स्थायी नहीं है, रात्रि हो जाएगी और रात्रि में आप मुझे जाने नहीं दोगे और भोजन बनाने की समस्या हो जाएगी। ये सीधा सीधा वाच्यार्थ है। अब यहाँ पर वाच्य में व्यंग्य क्या है, देखिए, अत्र स्वैर विहारार्थिनी व्यंजते। यहाँ पर व्यंग है कि वो युवती स्वेच्छा से विहार अर्थात बाहर जाना चाहती है, उसकी स्वयं की इच्छा है कि वो बाहर जाना चाहती है। और न वासरः स्थायी, यहाँ पर वासर का मतलब सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव का यहाँ पर व्यंग्य अर्थ है कि न वासरः स्थायी, अर्थात मेरा प्रेयस स्थायी नहीं है, संध्या में मुझे उनसे मिलना है। यदि संध्या चली जाती है और रात्रि आ जाती है तो वो मेरी प्रतीक्षा करके पुनः अपने गृह चले जाएंगे। तो न वासरः स्थायी, यहाँ पर माँ के प्रति तो है कि सूर्यदेव स्थायी नहीं है, और चूंकि वो स्वेच्छा से विहार करना चाहती है, स्वेच्छा से घर से बाहर जाना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि सूर्यदेव स्थायी नहीं है। तो वाच्य तो ये माता के लिए होगा, सूर्यदेव स्थायी नहीं है, और व्यंग होगा यहाँ पर कि मुझे मेरे प्रेयस से मिलने जाना है और वो स्थायी नहीं है, वो प्रतीक्षा के पश्चात पुनः लौट जाएंगे। वाच्य में व्यंजकता का ये उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, लक्ष्यस्य यथा। लक्ष्य में व्यंजकता कैसे होती है, तो देखिए, साधयन्ती सखी सुभगम क्षणे क्षणे दूनासी मत कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद विरचितम त्वया। एक सखी अपनी दूसरी सखी से बात कह रही है कि हे सखी, क्षणे क्षणे, तुमने प्रत्येक क्षण, साधयन्ती सुभगम, मेरे सौभाग्य को साधते हुए, सुभग का तात्पर्य यहाँ पर उसके पति से है, मेरे पति को मनाते हुए, क्षणे क्षणे दूनासी, प्रत्येक क्षण तुमने दुख सहे हैं, मत कृते, मेरे लिए, सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम, सद्भाव और स्नेह में जो करना चाहिए वैसा ही, तावद विरचितम त्वया, वैसा ही तुमने मेरे साथ किया। अब ये सीधा सीधा वाच्यार्थ है कि एक सखी अपनी सखी को, जब उनके पति क्रोधित हो जाते हैं तो उनको अपने प्रति अनुनय के लिए वो अपनी सखी को भेजती हैं, और वो अनुनय के लिए उस सखी के पति के पास जाती है और वो उसको उनके लिए प्रसन्न करती है। तो वो कहती है कि तुमने मेरे लिए, मेरे पति को मनाते हुए प्रत्येक क्षण बहुत दुख सहन किए हैं, और तुमने मेरे साथ वही किया है जो सद्भाव और स्नेह में करना चाहिए।
अब देखिए, ये तो सीधा सीधा हो गया वाच्य। अब देखिए इसमें क्या है। अत्र मत प्रियम रमन्त्या त्वया शत्रुत्वम आचरितम इति। यहाँ पर मेरे प्रियतम के साथ रमण करके तुमने शत्रुता का आचरण किया है, शत्रुता का व्यवहार किया है। यानी मैंने तुम्हें अपने पति को अपने प्रति प्रसन्न करने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने स्वयं उनके साथ रमण किया, इसलिए मेरे प्रति तुमने शत्रुता का आचरण किया है। ये लक्ष्यार्थ हो गया। वाच्यार्थ हो गया था दोनों की परस्पर वार्ता, जो हमने मूल अर्थ बताया था, ये लक्ष्यार्थ हो गया। तेन च कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम व्यंगम। और इस प्रकार के कृत्य से उसकी सखी का और उसके पति का जो कामुक होना है वो अपराध का प्रकाशन व्यंग है। उनकी कामुक प्रवृत्ति अपराध प्रकाशन का व्यंग है। यानी इस प्रकार उन्होंने जो कामुकता दिखाई है ये उनका अपराध है, ये व्यंग्यार्थ है। तीन अर्थ स्पष्ट हो गए। परस्पर दोनों बात कर रही है कि हे सखी, मेरे पति को क्षण क्षण मनाते हुए तुमने सद्भाव और स्नेह में जो करना चाहिए था वही किया। ये तो वाच्यार्थ था। लेकिन उन्होंने क्या किया, सखी ने क्या किया कि अपने उसके पति के साथ रमण किया और रमण करके अपनी सखी के साथ शत्रुता का व्यवहार किया। ये तो लक्ष्यार्थ हो गया। और इस शत्रुता के व्यवहार से पति ने भी कामुकता का प्रयोग, कामुकता दर्शाई और सखी ने भी कामुकता दर्शाई। और ये इस प्रकार से इन्होंने कामुकता का जो प्रदर्शन किया है ये उनका अपराध है, और ये यहाँ पर अपराध प्रकाशन व्यंग है। तो एक पंक्ति में तीन अर्थ हुए, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। अब ये सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है मम्मट ने इसको दिया है। पश्य निश्चल निस्पंदा विशीनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सूक्तिर। एक युवक और एक युवती परस्पर वार्ता कर रहे हैं। युवती युवक से कहती है कि विशीनी पत्रे राजते बलाका, कमलिनी के पत्ते पर राजते यानी विराजमान अर्थात विद्यमान अर्थात बैठी हुई, बलाका अर्थात बगुली को पश्य यानी देखो। हे प्रियतम, हे प्रेयस, तुम कमलिनी के पत्ते पर बैठी हुई। अब कमलिनी के पत्ते पर बैठी हुई कैसी है? निश्चल निस्पंदा बलाका, एक बगुली बैठी हुई है जो निश्चल है अर्थात चल नहीं रही है, निस्पंद है जो हिल भी नहीं रही है। ऐसी इस बगुली को तुम देखो। ये कैसी प्रतीत हो रही है? निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सूक्ति रेव। ये ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कि पवित्र नील मणि के पात्र पर विराजमान कोई शंख सूक्ति हो। ये एक युवक और युवती के मध्य की वार्ता है। अब ये सीधा सीधा आपका वाच्यार्थ हो गया। अब नीचे वृत्ति में समझने की कोशिश कीजिए। अत्र निस्पंदत्वेन, कि वो हिल नहीं रही है, इससे तो आश्वस्तत्वम तेन, कि उसका आश्रब्धता, उसका विश्वास प्रकट हो रहा है। और तेन च जनरहित्वम, और उसकी आश्रब्धता से, उसके विश्वास से, उसकी निर्भयता से ये स्थान जन रहितत्वम है, अर्थात ये स्थान निर्जन है। दो बात महत्वपूर्ण है, देखिए समझिए। उन्होंने कहा था कि वो निश्चल है अर्थात चल नहीं रही है, और निस्पंद है। तो पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर निस्पंद की, कि वो निस्पंद है अर्थात हिल नहीं रही है। तो हिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि वो आश्वस्त है कि यहाँ पर मैं निर्भय हूँ, और उसकी निर्भयता प्रतीत होती है, उसकी निर्भयता से प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो है निर्जनता है अर्थात जन रहितता है, अर्थात कोई यहाँ पर उनको भय देने वाला नहीं है। अतः संकेत स्थानम एतदिति कयाचित कंचित प्रत्युच्यते, ऐसा यहाँ पर कयाचित कोई युवती के द्वारा कंचित किसी पुरुष को प्रत्युच्यते कहा जाता है, प्रत्युत्तर दिया जाता है। कि प्रत्युत्तर क्या दिया जाता है, देखिए मैं थोड़ा इसको भूमिका के रूप में आपको समझाता हूँ। एक युवक है और एक युवती है। युवती युवक की प्रतीक्षा करती है और युवक वहाँ पर आते हैं। युवती कहती है कि आप यहाँ पर नहीं आए। युवक कहते हैं कि मैं आकर के चला गया। तो अब आकर के चला गया तो वो युवती इस उत्तर देती है कि यदि तुम आए थे और यहाँ रुके थे और फिर चले गए तो ये न तो निश्चल होती न निस्पंद होती। तो उसकी निस्पंदता ये निर्भयता का प्रतीक है,
कि यहाँ पर कोई नहीं है, और उसकी निर्भयता से यहाँ पर जनरहितता प्रदर्शित होती है, यानी कि तुम यहाँ पर नहीं आए। तो आगे देखिए, अथवा मिथ्या वदसी, अथवा आप झूठ बोल रहे हो, न त्वम अत्र आगतो अभूरिति व्यंजते, तुम यहाँ पर नहीं आए हो, ऐसा शब्द अभिव्यक्त हो, ऐसा अर्थ अभिव्यक्त होता है। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम मिथ्या भाषण कर रहे हो कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम असत्य भाषण कर रहे हो कि तुम यहाँ पर आए हो, न तुम अत्र आगतो अभू, तुम यहाँ पर इससे पूर्व में नहीं आए हो। तो देखिए वाच्यार्थ तो इतना मधुर है, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। पश्य निश्चल निस्पंदा विशिनी पत्रे राजते बला का निर्मल मरकत भाजन पर स्थिता संग सुक्ति रहो, कि देखो कमलनी के पत्ते पर विराजमान जो न चलायमान है न हिल रही है, ऐसी इस बगुली को देखो जो निर्मल मरकत, जो निर्मल पवित्र मणि के भाजन पर रखी हुई शंख सुक्ति के समान प्रतीत हो रही है, मानो कि एक शंख सुक्ति है। इस प्रकार से तो ये आपके जो है 3 अर्थ थे, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो तात्पर्य अर्थोपी केशवचित्त उन्होंने कहा कि तात्पर्य अर्थ को भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन मम्मट जो है वो 3 अर्थों को मानते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वाच्य होता है वहाँ पर व्यंग नहीं होता, ऐसा भी नहीं है जहाँ पर लक्ष्य होता है वहाँ पर व्यंग नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है जहाँ पर व्यंग होता है वहाँ पर व्यंग नहीं होता। तो तीनों ही ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वाच्य में व्यंग्यता, लक्ष्य में व्यंग्यता और व्यंग में व्यंग्यता। इस प्रकार से धन्यवाद।